नमस्कार साथियों, एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है। और साथियों, आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो है टीजीटी टेट 2019। साथियों, देख सकते हो ये मेरा टेट है जिसके अंदर मैंने 97 मार्क्स लिए हैं और 60 नंबर का जो कॉमन सेक्शन था इंग्लिश, उसमें 44 मार्क्स मैंने प्राप्त किए थे। तो साथियों, ये 44 मार्क्स है मैंने कैसे प्राप्त किए और उस पेपर में क्या था या क्या कुछ पूछा गया, आज उसी चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको टीजीटी या पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए टेंस, वॉइस, नरेशन, तीन चीज़ें अच्छी तरह से आनी चाहिए। इसके अलावा मोडाल्स हो गए, प्लस में फिगर ऑफ स्पीच। 2 या 3 नंबर की टीजीटी एग्ज़ाम हो या पीजीटी हो, फिगर ऑफ स्पीच है वो 2 या 3 नंबर की अवश्य आपके एग्ज़ाम में एस्टेट में दी जाती है। इसके अलावा मुहावरे, लकोक्तियाँ, एडियम और फ्रेजेस है वो भी 1-2 नंबर के आपको देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आज का जो एग्ज़ाम है वो 2019 का है। इसके अंदर लगभग 15 क्वेश्चन कॉमन प्लस में 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन के हम सोल्व करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखो, यू डैश कमांड अपोलोजाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि यहाँ कमांड हमें जो नीचे दिए हुए जितने भी मोडाल्स हैं वो पुट करने हैं। तो हमें पता है कि यहाँ कमांड दी हुई है और कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मस्ट का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ नेसेसिटी दर्शाई गई है। फिर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड अंडरलाइन सेंटेंस गिवन एज ऑप्शन हैज़ बीन यूज्ड एज ए वर्ब। जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मर है, परफॉर्म्ड है, परफॉर्मिंग है, इसके अंदर वर्ब के रूप में कौन से सेंटेंस के अंदर प्रयोग हुआ है, यानी कि परफॉर्मेंस है वो वर्ब के रूप में कहाँ प्रयोग हुआ है। तो थर्ड सेंटेंस है उसके अंदर प्रयोग किया है, क्योंकि परफॉर्म की थर्ड फॉर्म क्या होती है, परफॉर्म्ड होती है, और सेकंड भी परफॉर्म्ड होती है। तो थर्ड सेंटेंस है वो हमारा करेक्ट रहेगा। बाकी आप देख सकते हो परफॉर्मेंस है, कहीं परफॉर्मर है या जिरंड के रूप में प्रयोग हो रहा है, लेकिन वर्ब के रूप में सिर्फ थर्ड में प्रयोग हुआ है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें कंपाउंड वर्ड यानी कि हिंदी में जिसको यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को मिलाकर किसी अन्य शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसको यौगिक शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में कंपाउंड शब्द बोलते हैं। तो वो हमारा क्या रहेगा, न्यूज़पेपर रहेगा, यानी कि सेकंड है वो हमारा राइट ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि और से चाइल्डहुड है, उससे अपना ही खुद का शब्द बनेगा। पावरफुल एडजेक्टिव है, अपना ही शब्द एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन न्यूज़पेपर है, दो शब्दों से मिलकर अन्य शब्द का निर्माण हो रहा है। तो 48 हो गया। उसके बाद 49 यहाँ देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। यानी कि डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, हमें साधारण सेंटेंस दिया हुआ है ही सेड कंग्रेचुलेशन। डायरेक्ट स्पीच दी हुई है इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन में चेंज करना है, तो यहाँ हो जाए ही कंग्रेचुलेटेड मी। तो फर्स्ट है वो उसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये ऑपरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑप्शन गिवन बिलो इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। हमें पता है ग्रामर के अंदर दो प्रकार की वर्ब्स होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिसको हिंदी में अकर्मक और सकर्मक क्रिया बोलते हैं। यानी कि इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक, यानी कि बिना सब्जेक्ट के। तो पहले ही सेंटेंस में फायर बर्न्स, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सीधा वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका फर्स्ट रहेगा। 51 देखते हैं, यहाँ हमने भरना है कि वर्ब की फॉर्म भरनी है। माई फादर डैश फॉर दिल्ली येस्टरडे, येस्टरडे लगा हुआ है, तो यहाँ पे टेंस का ये एरर है, तो हमें जो लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट है उसका प्रयोग करना है। तो हमारा साथियों यहाँ क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि ये स्टडी दिया हुआ है। 52 में देखें, करेक्ट ऑप्शन यूज ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव बताना है कि नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है, ए कूल ब्रिज ब्लू फ्रॉम द सी, यहाँ एडजेक्टिव कौन सा है, तो कूल है वो एडजेक्टिव है, बाकी सभी यहाँ पे ब्रिज है या सी है नाउन है, ब्लू सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव सिर्फ कूल दिया हुआ है, तो कूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 53 देखें, करेक्ट प्रेपोजिशन भरनी है, तो डू यू यूजुअली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग, तो यहाँ पे हमें पता है वीक के डे के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो, करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, जो ईडियम है उसका करेक्ट मीनिंग बताना है। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट ए चाइल्ड्स प्ले फॉर एवरीवन, कि बच्चों का खेल नहीं है,
तो वेरी इजी टू डू यानी कि फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। वेरी डिफ़िकल्ट टू डू भी हो जाता अगर नोट नहीं लगा होता, क्योंकि ए चाइल्ड प्ले का मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट, नोट का है मतलब आसान का है, तो इसकी सेंस क्या होनी चाहिए, वेरी इजी टू डू, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ एडियम्स या फ्रेज का प्रयोग किया है। आइडेंटिफाइड द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। जो अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है पासिंग, बताना है कि ये ग्रामर के रूप में क्या है, इसको पहचानेंगे तो क्या आएगा, जिरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का साथियों काम कर रहा है। आपको पता है जिरंड है वो एडजेक्टिव का काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो वर्ब के रूप में आईएनजी, हमें वैसे भी पता है कि पार्टिसिपल वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, तो पास है उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखें तो जिरंड जो टॉपिक है आपका, जिरंड का जो टॉपिक है जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होती है, तीन हमारी पार्टिसिपल वर्ब होती है जो जिरंड के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो चैप्टर है वो आपको अच्छी तरह से करना है, यानी कि जिरंड और पार्टिसिपल है वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। 56 का देखो, द टीचर रोड डैश आउटलाइन ऑफ द स्टोरी डैश ब्लैक बोर्ड, यानी कि प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है, तो हमें पता है आउटलाइन के साथ एन लगेगा और ब्लैक बोर्ड के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे 56 हो गए। फिर हम देखते हैं 57। तो देखो यहाँ हमने बताना है कि गिवन बिलो इज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म। जो ये सेंटेंस दिया हुआ है, द भगवत गीता प्रेजेंट ए बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ, ये साधारण टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो इसका हमने पैसिव फॉर्म बनाना है। तो हमें पता है प्रेजेंट है तो इज एम में चेंज होगा, तो हमें यहाँ इज और थर्ड फॉर्म देखनी है। तो पहला सेंटेंस है ए बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय भगवत गीता, पहले ही सेंटेंस है वो हमारा पैसिव फॉर्म में। बाकी तो आपको पता है हैज़ बिन दिया हुआ है जिसमें प्रेजेंट में चेंज नहीं, प्रेजेंट कभी भी हैज़ बिन में चेंज नहीं होता, या हैज़ प्रेजेंटेड भी नहीं होगा, वोज भी नहीं होगा, तो वो हमारा फर्स्ट आंसर रहेगा। फिर देखो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि कौन सी है, तो हमें पता है बिगनिंग के साथ डबल एन का प्रयोग किया जाता है। तो बार बार साथियों एक करेक्ट स्पेलिंग है वो भी बार बार पूछी जाती है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप गो थ्रू हो, जो भी अच्छी स्पेलिंग के रूल हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए नॉट ए नाउन। अब उस बता रहा है कि नाउन कौन सा नहीं है, एडवाइस ADVICE, अगर यहाँ पे एस होता तो वर्ब होती, CE है तो नहीं नाउन है। राइस भी नाउन है, डिवाइस भी क्या है, नाउन है। लेकिन नाइस, सभी के पीछे CE लग रहा है, लेकिन नाइस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, तो नाइस है वो नाउन नहीं है, बाकी सारे नाउन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नाइस। रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज, आइडेंटिफाइड द जिरंड इन द अबव सेंटेंस। जो रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज, ये आपको सेंटेंस दिया हुआ इसमें जिरंड बताना है, और जिरंड आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ING लगा होता है तो उसको हम जिरंड का नाम देते हैं। तो रीडिंग है वो यहाँ पे क्या है, जिरंड है, इम्प्रूव मेन वर्ब है, योर पॉजेसिव नाउन है, नॉलेज हमारा क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो साथियों ये 60 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन थे कॉमन के, जो आसान थे, बिल्कुल इजी। आप अगर आप ग्रामर की हुई है तो आप 15 में से 15 ले सकते हो। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट का TGT का जो सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, तो सबसे पहले आपको बता दूं 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो हरियाणा बोर्ड की किताबें हैं HPSC की, वो आपको ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि अब आप देखोगे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे, प्लस में कुछ वर्ड मीनिंग है वो भी लगभग वहीं से आपके कवर हो जाते हैं। तो साथियों 6ठी से लेकर 10वीं तक आपको किताब पढ़नी है हरियाणा बोर्ड की, प्लस में जो ग्रामर के टॉपिक बता रहा हूँ मैं, जैसे फिगर ऑफ स्पीच है, जिरंड है, या जो आपका मेन क्लोजिस रहता है, वो चैप्टर TGT को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्लियर होने चाहिए। तो साथियों 60 नंबर का लेट्स स्टार्ट। 60 नंबर का जो है वो हम 91 से 150 तक क्लियर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनियम ऑफ इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का सिनोनियम बताना है, तो स्पॉन्टेनियस क्या होता है, इसका सिनोनियम होता है साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनियम ऑफ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का सिनोनियम कौन सा नहीं है, तो सारे हैं सिर्फ एक्स्ट्रा वेगेंट को छोड़कर, क्योंकि एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची। जो इकोनॉमिकल का क्या हो गया, एंटोनियम हो गया, बाकी सारे सिनोनियम है, ये इसका क्या है, टोनियम है। तो क्या हो जाएगा इसका थर्ड आंसर। अरेंज द फैक्ट फ्रॉम आइंस्टाइन लाइफ्स इन
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि ये सेंटेंस दिए हुए 4 और जैसा आप बुक में पढ़ते हो, क्योंकि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो चैप्टर है 6ठी 7वीं का है, तो उसमें से लिया गया, तो उसमें से आपको अगर लेसन पढ़ा होगा तो ही समझ में आएगा। तो इसका आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा BDAC, इसका ये अरेंजमेंट है रहने वाला है, यानी फर्स्ट है वो इसका आंसर होगा। 94 देखें, द सेंट्रल थीम ऑफ द फेमस पोएम इज कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन एंड द यंग वुमन ऑन द नेचर ऑफ ब्यूटी। तो एनी, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो एनी जियोर्जरी रहेगा। जब आप ये पढ़ोगे, जब 6ठी 7वीं किताबें हरियाणा बोर्ड की पढ़ोगे तो आपको ये लेसन है वो समझ में आ जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक फ्रॉम हेवनली लेक, जो हेवनली लेक है ये भी 6ठी से लेकर 8वीं 9वीं की जो हम किताब पढ़ते हैं उसमें ये कविता है, तो उसका जो लेखक कौन है, विक्रम सेठ है। तो अब आप देखो, अगर हरियाणा बोर्ड की आपने किताबें 6ठी से 10वीं तक नहीं पढ़ी है तो आप ऐसे क्वेश्चनों का एस्टेट के अंदर आंसर है वो नहीं दे पाओगे। तो साथियों इसीलिए देखो, इसको करने का मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएंगे, इसको करने का मतलब है कि आपको एस्टेट में पढ़कर क्या जाना है वो आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखो, फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन भरने हैं तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर, फोर्थ हो जाएगा। जैसे ए मैन किडनैप्ड ए लिटिल गर्ल एंड हिड हर, क्योंकि ए मैन किडनैप ए लिटिल गर्ल, तो लिटिल गर्ल इस नाउन के लिए उसका पॉजिटिव केस, या जिसको हम उसका मान लो सी के लिए किसका पॉजिटिव केस यूज़ करेंगे, हर। इन ए बंगलो इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी दे सेंट द गर्ल्स पेरेंट्स रीज़न टू टेलिंग देम, तो हमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस का प्रयोग